मैंने इससे पहले के अपने वीडियो में आप लोगों को राज्यसभा के गठन के बारे में बताया था। राज्यसभा भारत में उच्च सदन के रूप में कार्य करती है और ये एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसे स्थायी सदन इसलिए माना गया है कि इसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते और पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यद्यपि 6 वर्ष है, परंतु इनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पद निवृत्त हो जाते हैं और नवीन 1/3 सदस्य पद ग्रहण करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 89 के भाग 1 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक को उपसभापति निर्वाचित करती है। पदेन सभापति उसे कहते हैं जो कि ना तो निर्वाचित हो ना ही मनोनीत हो। पदेन से आशय यह है कि निर्वाचित किसी अन्य पद के लिए होता है, किंतु चूंकि उस पद पर वो कार्य करता है तो स्वाभाविक रूप से वह राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है। राज्यसभा का उपसभापति जब सभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाता है। यदि सभापति अनुपस्थित रहता है तथा ऐसे में जब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो राज्यसभा का उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि में से वेतन दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति होने के नाते उसे वो सब अधिकार हैं जो कि एक सदन को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे सदस्यों को भाषण देने की अनुमति प्रदान करना, कार्यप्रणाली संबंधी प्रश्नों को निश्चित करना, वाद विवाद को सही दिशा में बनाए रखना। इन सब कार्यों का पालन उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा का सभापति होने के नाते किया जाता है। अगला आता है राज्यसभा के सदस्य के कार्य और शक्तियाँ। राज्यसभा के जो गठन किया गया है भारत में वह लोकसभा के एक सहयोगी सदन के रूप में किया गया है। राज्यसभा की शक्तियों में मुख्यतः उसकी विधायी शक्तियाँ, उसकी संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ, उसकी वित्तीय शक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। विधायी शक्तियों में आता है संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। अवित्तीय विधेयकों से आशय होता है जिसमें आय व्यय से संबंधित किसी तरह का प्रावधान नहीं हो, जिन विधेयकों का संबंध साधारण कानूनों से होता है उन्हें अवित्तीय विधेयक कहते हैं। अवित्तीय विधेयकों के संबंध में संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि ये विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किए जा सकते हैं और जब दोनों सदन उस विधेयक को अपने बहुमत के द्वारा पारित कर देते हैं तो उसके पश्चात वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। किंतु चूँकि राज्यसभा को इतनी अधिक शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई है, यह सामान्यतः उच्च सदन संसदात्मक व्यवस्था वाले देशों में कमज़ोर ही होता है, तो इस कारण से सामान्यतः महत्वपूर्ण विधेयक जो होते हैं वो पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। यदि किसी भी कारणवश राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी विधेयक को पारित होने के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो दोनों सदनों की संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार करने के पश्चात 6 महीने की अवधि के अंदर दूसरे सदन के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यानी एक सदन से पारित होने के बाद विधेयक के लिए 6 महीने का अवसर दिया जाता है और अगर 6 महीने में भी किसी तरह का कोई विधेयक में प्रस्तावित पारित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन में विधेयक का निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। संवैधानिक रूप से तो प्रावधान यह है कि अवित्तीय विधेयक के संबंध में दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन राज्यसभा के सांगठनिक जो उसका स्तर है उसके आधार पर संयुक्त बैठक में या संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा की स्थिति कमज़ोर हो जाती है
उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों के परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति कार्य करते हैं और संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो कार्य है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है और राष्ट्रपति जो ये कार्य करते हैं वो मंत्रिपरिषद के सलाह एवं परामर्श के आधार पर करते हैं। और चूंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तो इस संबंध में एक व्यावहारिक स्थिति यह उत्पन्न हो जाती है कि विधेयक के संबंध में लोकसभा की इच्छा को ही ध्यान रखा जाता है। और दूसरा जो कारण है राज्यसभा के शक्तिहीन होने का, संयुक्त अधिवेशन में जब भी विधेयक लाया जाता है उसका दूसरा कारण क्या है कि विधेयक के भविष्य का निर्णय जो है वो बहुमत के आधार पर किया जाता है। तो बहुमत संख्या बल के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या लोकसभा से बहुत कम है और इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि जिस रूप में लोकसभा के द्वारा विधेयक का प्रस्ताव रखा जाता है उसी रूप में वह विधेयक पारित हो जाता है। इस संबंध में व्यवहारिक स्थिति यह बनी है कि राज्यसभा किसी विधेयक को पारित करने में अधिक से अधिक 6 माह का विलंब कर सकती है और यह लोकसभा द्वारा इच्छित विधेयक के पारित होने में स्थायी बाधा नहीं डाल सकती है। यानी कुल मिला के कि अंततः विधेयक उस रूप में ही पारित होता है, उस रूप में ही कानून बनता है जिस रूप में लोकसभा उसको चाहती है। अभी तक 2 विधेयक प्रस्ताव ऐसे रहे हैं जिनमें कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, जिनमें 1961 में दहेज निषेध विधेयक, जिसमें निर्णय में 2 दिन बैठक में मतभेद दूर हो जाने पर विधेयक पारित कर दिया गया था, और दूसरा मई 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, जिसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। संयुक्त बैठक में यह विधेयक उसी रूप में पारित हो गया जिस रूप में इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।